नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक छोटी सी कहानी है। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन जो विधेयक था उस पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है 5 मई तक के लिए। तुषार मेहता साहब आज भी रिंगारान करना चाह रहे थे तो एक हफ्ता खैर वो मार सब कसम वसम खाई माई बाप कहा, तो एक हफ्ता उन्हें समय दिया गया। उनसे जुड़ी एक कहानी। एक राजा साहब थे, उनका एक प्रिय बंदर था तो राजा साहब के साथ ही रहता था। तो उसको ये गुमान होने लगा था कि वो राजा साहब का बिल्कुल अंगरक्षक है। और राजा साहब कहते भी थे गाहे बगाहे कि मेरा बंदर इतना वफादार है कि मेरे नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देता है। बंदर की बात सुनता रहता था। एक दिन हुआ यूं कि राजा साहब बहुत थके थे, युद्ध करके आए थे तो वो सो गए। बंदर बगल में बैठा था। अचानक से एक मक्खी आई और राजा साहब के नाक पे बैठ गई। अब बंदर को याद आया कि राजा साहब अक्सर दरबार में कहते हैं। उसने उठाई तलवार और राजा साहब की नाक पे कर दिया वार। राजा साहब हड़बड़ा के दर्द के मारे चिल्लाते हुए उठे। राजा ने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुमने नाक काट दी। उसने कहा हुजूर, आप ही ने तो कहा था उनके कि नाक मेरी नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देता है, मेरा बंदर इतना वफादार है, इसलिए मैंने मक्खी को मार दिया। तो कुछ ऐसा ही हाल वक्त संशोधन बिल का भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई तक के लिए रोक लगा दी है। 7 दिन में केंद्र सरकार को जवाब देना है। आज खूब गिड़गिड़ाए फिर तुषार मेहता, वो रिंगरान करना चाह रहे थे जी। लेकिन वो चला नहीं। और शायद 5 मई से रोजाना सुनवाई होगा। जी। और इसके साथ साथ सीजीआई ने कह दिया है 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की कार्य लिस्ट में अलग से लगाई जाएंगी। क्या कहेंगे और क्या क्या चीजें हुई हैं, जैसे कितनी याचिकाएं सुनेगी, जरा बताएंगे सर आप। अब आप देखिए ये कि कल जो बहस हुई जी। तो मतलब अपनी लिमिट से आगे तक बहस होती रही। कहा हाँ, गया कि 3 बजे तक होगी, फिर कहा 4:15 तक, फिर 4:30 पौने 5 तक कल 4:30। बहस हुई, 2 घंटा लगभग। और तब भी हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब हम्म। गवर्नमेंट का वो मजबूती से पक्ष नहीं रख पाए, हाँ, जिसके तहत पार्लियामेंट में इतना शोर मचा करके बिल पास किया गया कि लगता था कि इससे ज़्यादा सच्ची बात तो कोई हो ही नहीं हाँ, बता सकती। रहे थे कल 38 बैठक हुई, कि इतने लाख कितना लोग। मतलब दोनों सदनों में लोगों ने, सारे मंत्रियों ने बड़े बड़े कसीदे पढ़ के, हम्म। बड़े बड़े वाकयात पढ़ करके बताए कि साहब ये जो है यही हक का रास्ता है, गरीबों को इसी से न्याय मिलेगा। हाँ, पसमादा समाज को उसी और से उसके मिलेगा। बाद अपनी सभाओं में खुद प्रधानमंत्री जी भी ये कहने लगे हाँ, हरियाणा गए थे भी, कि पंचर कांग्रेस वाला की बता रहे गलत थे। नीतियों से आज वक्फ की ये हालत हो रही है कि हमें नया वक्फ संशोधन एक्ट लाना पड़ रहा है। हम्म। और ऐसा अगर ना हुआ होता तो आज यहाँ का मुसलमान हम्म। पंचर न जोड़ रहा होता। खैर ये तो हम्म। बीती बात है, हम आपको बता रहे हम्म। हैं। आज क्या हुआ? हम्म। आज बहस शुरू हुई नहीं थी हम्म। कि सॉलिसिटर जनरल साहब फौरन ही मतलब ये कहे बैठे कि साहब हमको तैयारी का और मौका दे दीजिए, हम्म। ताकि जो है हम आपको जो सवाल आपकी पीठ से किए गए हैं उसका हम जब सही जवाब दे दें, हम्म। हमें थोड़ा समय चाहिए। हम्म। तो कोर्ट ने ये समझ लिया कि अब लिंगारान कर रहे हैं। हाँ, अभी लिंगारान करना चाहते हैं, लेकिन हम्म। बहरहाल कोर्ट का तो ये दायित्व रहता है कि भाई दोनों पक्ष को राहत देने की बात होती है। वो पार्टी तो बनता नहीं। कोर्ट हम्म। ने संजीव खन्ना ने कहा भी कि मेरा यहाँ अब कोई धर्म नहीं बचा है, हम्म। मैं तो न्याय की बात करने हाँ, बैठा हूँ। संविधान की बात करेंगे। आप राम मंदिर और उसके ट्रस्ट में मुसलमान को ला रहे हैं तो वक्फ बोर्ड में भी लाइए गैर जी। मुस्लिम को। 15 मिनट बाद ही उन्होंने आर्डर लिखवाना शुरू कर दिया हाँ, था। कर दिया था, लेकिन बहरहाल उनके काफी कहने से हम्म। अब ये लिंगारान हो गया। लेकिन ये बात बिल्कुल तय हो गई कि जब कोर्ट ने हम्म। खुद सवाल करना शुरू कर दिया सॉलिसिटर जनरल से हम्म। और वो जवाब नहीं दे पाए, तो ये लग गया कि ये सही मंशा से ये वक्त संशोधन बिल नहीं लाया जा रहा। 3 जजों जो चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों खंडपीठ है, उसने ये भी कहा है साढ़े 17 याचिकाकर्ताओं से कि आप लोग 1 दिन का समय दिया है कि आप लोग आपस में तय कर लीजिए 5 मुद्दे और 5 पिटीशन, उसी पर सुनवाई होगी, बाकी उसी में लिस्टेड माना जाएगा। आगे से जो लिस्ट निकलेगी उसमें उन लोग का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। ये एक बात हुई। दूसरा, एक जो हास्यास्पद बात थी उसमें कि आप 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिशनर होने के, अजीबो गरीब सवाल है। खैर सुप्रीम कोर्ट ने आज सब पे रोक लगा दी सब है, पर अंतरिम अंतरिम रोक लगा वो दी है। जितनी याचिकाएं हैं सबका कंपाइल करके कि जी। 5 ऐसे बिंदु जी। जो जो सारी याचिकाओं में हो, तो उन 5 याचिकाओं को मेरे पास कंपाइल करके दे दिया जाए, मैं हम्म। उस पर भी सुनवाई कर लूंगा, ताकि हाँ। किसी को ये शिकायत ना हो कि सारी बातों पर सुनवाई नहीं हुई। हाँ, डीएम कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई और बातें नोटिफिकेशन नहीं होगा। वही एग्जिस्ट कर रही हैं कि यथास्थिति बनी रहेगी, हाँ, जैसे पुराना कानून था वैसे ही बस चल रहा है। नया कानून लागू नहीं हो नहीं सकता होगा। अभी।
एक सर ये ये अमेरिका से पूरी दुनिया परेशान है, हमारे यहाँ मोदी जी, वहाँ ट्रम्प, दो आदमी तो त्राहिमाम मचा है पूरी दुनिया में। अब सर वो ट्रेड वार में सर 245%, मतलब 145 पर 100% और बढ़ा दिया है वो चाइना पे। अब समझ में नहीं आएगा, पहले तो 125 लगाया था उसने, 100 से बढ़ा के 125 किया था चाइना पर। हाँ, तभी चाइना ने भुड़क दिया था फिर कि 20 हम बढ़ाया हर था, तरह की जंग 145 हो गया तैयार था। है तुमसे लड़ने के लिए, हम्म। और हम तुम्हारी ये हठधर्मी नहीं सहेंगे, हम देखेंगे हम भी टैक्स तुम्हें कैसे लेते हो हमसे। हम्म। तो अब ये कि 245% लगा दिया, ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। मतलब सीधे सीधे चाइना को डैमेज करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम्म। और कहीं पर चाह रहे हैं तो रोक भी दे रहे हैं, 3 महीने की मोहलत दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मतलब ले दे के 100 दिन जो ट्रम्प के हैं, जी। वो बिल्कुल सिवाय सिर्फ जिसको कहते हैं कि उठा पटक के और कुछ नहीं है। अच्छा, इसका खामियाजा अमेरिका ही भुगतेगा, जैसे बिल्कुल वहाँ भुगतेगा। चिप बनती है जी। और जो एल्युमिनियम के आइटम है, अंतरिक्ष के आइटम है, वो सब चाइना से ही जाता है, और उसमें 245% टैरिफ पड़ेगा। चाइना ने भी गेम खेला, पलटवार किया। चाइना ने क्या किया कि अपनी एयरलाइंस को बोइंग जेट की कोई भी डिलीवरी ना लेने का आदेश दे दिया, और साथ ही बीजिंग ने चीनी विमानन कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों से विमान से संबंधित उपकरण और पुर्जों की खरीद रोकने का भी निर्देश दे दिया है। भाई ये तो स्वाभाविक है कि आप उधर से तनाव पैदा करेंगे तो इधर वाला आदमी उसको बर्दाश्त थोड़ी करेगा। उसने भी हाँ, अपनी बुरे एयरलाइन को फंसेंगे। कह दिया कुछ भी ना लो इनसे, और ट्रम्प कह रहे नहीं, इनका बाइकाट करो। चीन ही आगे आए, पहल करे। एक सर दो दिन पुराना मामला है, लेकिन अच्छा मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ आदरणीय योगी जी हैं, जी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में। वो अक्सर नाम वाम बदला करते हैं, उर्दू हटा देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि उर्दू के विरोधियों को सुप्रीम कोर्ट जोरदार तमाचा पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातुर कस्बे के नगर पालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जी। आजकल पूरे देश में यूपी के बाद सबसे बड़ा प्रयोगशाला महाराष्ट्र है, औरंगजेब से लेकर सब नागपुर, उस नागपुर में भी अभी फटकारी पड़ी है बुलडोजर पे, सब माई बाप कर रहे थे। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया और विनोद चंदन की पीठ ने कहा कि उर्दू का जन्म भारत में हुआ है, और ये मराठी और हिंदी की तरह ही एक इंडो आर्यन भाषा है। अब मजेदार बात यह है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका कोई हिंदी अर्थ ही नहीं है, और हम तो जितने शब्द बोलते हैं एक लाइन में, अगर 10 शब्द हैं तो 10 में से मेरा दावा है कि 8 शब्द तो उर्दू के ही होते होंगे। रोटी, कफन, आपका तकिया, पैखाना या चद्दर, ये सारे वर्ड जो हम यूज करते हैं, खास तौर से न्यायिक क्षेत्र में, तो इस्तेहार, इस्तिगासा, ये सारे वर्ड जो हैं वो सब के सब उर्दू में हैं। क्या कहेंगे सर इस पे? अब देखिए, उर्दू को लोगों ने जी। तो एक ये मान लिया है कि ये सिर्फ मुसलमानों की जबान। हाँ, ये कोर्ट ने भी कहा हाँ। कि ये एलियन की भाषा नहीं है। तो ये अगर इसका उपयोग कहीं होता है हम्म। साइन बोर्ड पर, तो ये सोचते हैं कि इसका मतलब है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हम्म। साइन बोर्ड पर लिखा गया है हम्म। कि उनकी भी भाषा है। हम्म। तो इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। हम्म। तो करमवीर जी, ये उर्दू जो लफ्ज़ है, हम्म। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो लश्कर है, अच्छा। और इस जबान को लश्करी जबान कहा गया। लश्करी मतलब जबान यानी मीठी जबान। बहुत सारी फौज, अच्छा। फौज, लश्कर कहते हैं फौज को, हाँ। यानी बहुत सारी भाषाओं को मिल करके जब यहाँ पर हिंदुस्तान में हर मुल्क के लोग आए और हर तरह की भाषाएं थी, तो उनको अरबी, मिल करके फारसी, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत। संस्कृत, हिंदी सब कुछ है उसमें मिली हुई, हम्म। तो ये लश्करी जबान हुई। अब आज़ादी से पहले सारा सारा पूरा कोर्ट, पूरी अदालत यही चलाती थी। हाँ, पुराने वसीयत अधिवेशन, हमारे दादा वादा के जमाने के जो वसीयत है वो उर्दू या फारसी में ही थे, और होते थे। जितने आपके लेखक थे, जो प्रेमचंद थे उर्दू में लिखते थे, हम्म। कृष्ण जी उर्दू में लिखते थे, और बहुत सारे चिराग साहब भी थे, हाँ, चिराग गोरखपुरी, चिराग गुले मौलिक नगमा का उनका था, है। हाँ। तो लोगों ने कभी हिंदी उर्दू को अलग से देखा ही नहीं, एक निगाह से उसको एक बहुत अच्छी जबान समझ करके इस्तेमाल किया। जी। अब आज अफसोस होता है ये कि लोग इसको मुसलमानों की जबान समझ करके उसको बाइकाट तो करते हैं। सनातन मेन नहीं, चीज। मुझे एक चीज़ आप अब और जी। आपको जी। बताना चाहते हैं कि जी। मैं अभी हाल ही में 2 साल पहले जी। एक प्रोग्राम शरीक हुआ था, केशव भवन में था वो। जी। तो उसमें कुछ उर्दू को के उन्वान से, शीर्षक से, जी। उर्दू पत्रकारिता या क्या इस तरीके से था कुछ, जी। तो उसमें किसी को सम्मानित करना था, तो इत्तेफाक से मुझे बुलाया गया था। जी। तो मैं अपना काला वाला लिखता था, तो मुझे मिल गया। तो मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा कि मुख्तार अब्बास और उस वक़्त ये अम्मा रिजवी साहब को बड़ा शौक चल रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री लिखने लगे थे अपने को, हाँ। कारगुजार मंत्री, मतलब हाँ। जैसे कुछ 4 दिन मुख्यमंत्री छुट्टी चले गए, ये सीनियर मिनिस्टर इन्होंने देख लिया तो ये पूर्व मुख्यमंत्री लिखने लगे हाँ। अपने को। हाँ। हाँ। ये भी वहाँ मतलब बहुत सारे मुस्लिम्स को बुलाया था उनका। जी।
तो मैं भी गया था। मैं प्रोग्राम में मैंने देखा एक लफ्ज भी कहीं नहीं उर्दू में लिखा था कि उर्दू सम्मान संभालो। हम्म, तो जब मैं लौट के आया तो मैंने जिन जो आयोजक थे मैंने उनको जी फोन किया, मैंने कहा भाई जी। साहब आपने उर्दू का प्रोग्राम किया था, मंच में कहीं कोई उर्दू का बैनर नहीं लगा था। हम्म, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बहुत सही सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ। जी। देखिए मुसलमान कोई भी अपना प्रोग्राम करता है, मतलब उनका था कि शादी मुंडन ब्याह ये सब जो कार्ड छपवाता है हम्म, वो उर्दू अंग्रेजी में छपवाता है, हिंदी का प्रयोग नहीं करता है। हम्म, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन करके कि हमने कहा कि अच्छा हम्म, तो आपको ये शिकायत है, हम्म, इसलिए आपने कहा हाँ इसी वजह से हमने नहीं किया। हम्म। तो हमने मन में सोचा कि यार ये क्या मिसाल इन्होंने दी है। अरे लोगों की सोच अपनी अपनी होती है। बहरहाल एक एक सर मामला बड़ा रोचक है। अभी मोहन भागवत जी 2-3 दिन कानपुर रहे। उन्होंने एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर, सब बहुत कुछ कहा। सब हिंदू, हम सब हिंदू हैं। और यो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। सनातनी, एक पहले हिंदू चलता था, अब आजकल सनातनी वो वर्ड हो गया है। एक बड़ा विचित्र मामला है सर। एक मध्य प्रदेश का मामला है। इंदौर के एक मंदिर में दलित दूल्हा था। तो वो, उसकी शादी थी अम्बेडकर जयंती वाले दिन। तो उसको उस राजपूत लोगों का आरोप उसका ये है कि राजपूतों ने उस मंदिर पे ताला लगा दिया, उसे जाने नहीं दिया अंदर। फिर बाद में पुलिस आई, तब उसे दर्शन कराया गया। अब उन लोगों, मंदिर के प्रशासकों का कहना है जूता पहन के जा रहे थे। क्या कहेंगे इस मामले में? अब देखिए ये भेदभाव का तो आप क्या कहिएगा, देखिए हम्म। राष्ट्रीय स्तर पर भी कितने प्रोग्राम युवक हुए का नाम हैं। अंकित सोलंकी है सर। हाँ, हम्म, तो बड़े स्तर पर भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें अगर उसका वीडियो भी बहुत वायरल हो कोई रहा है। दलित बहुत बड़ा पद पर बैठा नेता है या हम्म, राष्ट्र का कोई पदाधिकारी है, तो हमने प्रोग्राम में देखा कि वहाँ पर भी उसके साथ वही होता है। हम्म, तो ये तो गांव देहात बहुत पिछड़ी जगह होती है जहाँ पर ये कि एक वर्चस्व होता है पंडित जी का, कि जो वो कह देते हैं कि मंदिर इतने टाइम खुलेगा इतने टाइम खुलेगा, कहाँ जाना है क्या जाना है। तो वो दलित को रोकने की जो कहानी है वो यही है हम्म, कि वहाँ पर जब बारात जाने लगी तो वहाँ ठाकुरों में हड़कंप मच गया कि हम्म, भाई क्या हो रहा है, जैसे राजपूतों को बताया हम्म, इन्होंने कहा। तो वो लोग आए, उन्होंने मंदिर का गेट बंद करा दिया कि नहीं कोई मंदिर में नहीं जाएगा। हम्म, अब जब वो ये शोर शराबा बढ़ा तो पुलिस आ गई। हम्म। पुलिस आई तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मंदिर तो सबके लिए है। पुलिस ने दर्शन कराया दूल्हे का और सब प्रोग्राम कराया। हाँ, उसका वीडियो वायरल हो, कह रहा था कि अगर दर्शन नहीं तो करने दोगे तो हाँ, पाकिस्तान जाकर मजार पूजेंगे। तो वो दलित का संघ का जो नेता था वो भी आ गया वहां पर, हम्म, और उसने कहा कि अगर यहाँ मंदिर में नहीं है तो क्या पाकिस्तान जाएंगे हम्म, दर्शन करने के लिए। हम्म। खैर बहरहाल वो बड़ा अफसोसनाक है और वैसा हाँ, मोहन वाकया होने भागवत नहीं जी चाहिए। कहते हैं, लेकिन हाँ, उसका असर नहीं पड़ मोहन रहा है भागवत जी तो ये सनातनी। भी कहते हैं कि मुसलमान भी अपने भाई हैं, हाँ, वो और कई वो बार भी कह चुके हैं। हो गए हैं वो मुसलमान हैं तो अपने भाई, हाँ। साथ में रहना ही उनको अब है। मुर्शिदाबाद में देखिए जल रहा था, अब जाके थोड़ा सा मामला शांत हुआ। ममता बनर्जी कह रही है कि बीएसएफ ने, वो केंद्र सरकार ने सब गलती की है। वो बांग्लादेशी आए कैसे? वो तो केंद्र अब का मामला आरोप है। प्रत्यारोप तो चलता रहता है। एक सर बड़ा विचित्र मामला है, जालौन का है। कि एक बच्चे को डॉक्टर ने सिगरेट का कस लगाने के लिए कहा, और डॉक्टर ने खुद एक कस लगाकर उसे पीने का तरीका समझाया। ये 15 दिन पुरानी वीडियो बताई जा रही है। मामला कुठौन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। हालांकि सीएमओ ने उसे मुख्यालय से अटैच कर दिया है, हम्म, वो जो उरई का मुख्यालय है। और हम्म, डिप्टी सीएम ने, ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट दो, एफआईआर दर्ज कराओ। और हम्म, बच्चे से बड़े स्टाइल में डॉक्टर सुरेश चंदा ने कहा हम्म। कि तुम्हें जुकाम है? अपनी जेब से उन्हें सिगरेट निकाली और कहा देखो ऐसा पीने से जुकाम तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब नासमझ बच्चा, उसको क्या पता। अब उसने सिगरेट पी और 48 सेकंड का कुल वीडियो है, वायरल हो रहा है। कह रहे ऐसे फूको, हम जला रहे हैं, फेंकना नहीं है, खींचो अंदर खींचो। क्या है सर ये? देखिए अब एक देखिए डॉक्टर को तो डॉक्टर भगवान जो, माना जाता हाँ है। डॉक्टर ने बच्चे से जो तफरी खेल शुरू किया वो हम्म, उसके गले की हड्डी बन गया। हम्म। डॉक्टर के पास उसमें एक दंपति आए थे, उन्हीं के साथ ये बच्चा भी हाँ, था। 4 साल का बच्चा है। हाँ 4 साल का बच्चा था। तो वो अपना उससे बच्चे से मुखातिब हो गए, बातचीत करने लगे, हम्म, तो बच्चा तुतलाने जबान में अपना बताने लगा 4 साल का बच्चा कि वजह से बोल रहा नासमझ। था। तो कहा कि तुम्हें नजला है, कहना हाँ हमें नजला है। जी। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं, उन्होंने खट से सिगरेट निकाली हम्म, और कहा इसको पी लो ठीक हो जाओगे। उसके मुंह में सिगरेट लगा दी, लाइटर से जला भी दिया। अब वो बच्चा पी नहीं रहा था तो फिर उससे निकाल के कश खूब मारा। कहा हाँ। देखो ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे पियो, अब ऐसे निकालो धुआं। फिर धन बहरहाल है वो, ऐसे अब ऐसे डॉक्टर। हाँ ऐसे ऐसे मतलब डॉक्टरों तो को तो मान क्या लीजिए कि कहा अगर जाए। उसके हार्ट और फेफड़ों पर असर पड़ जाता, उस धुआं पेट में चला गजब जाता, गजब की क्या होता, बड़ा दुनिया में मजाक लोग। हो गया है डॉक्टर। एक सर नाना पाटेकर साहब की अभी जल्दी ही मूवी आई थी वनवास, मैंने देखी, बहुत अच्छी मूवी थी।
कुछ वैसा ही हकीकत में हो गया। हम्म, मामला असल में यह है कि मणिकर्णिका घाट बनारस, वो मूवी भी बनारस में सेम सिचुएशन पे ही बनी थी, वनवास, देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी मूवी है। हम्म, तो एक बेटा बेटी दामाद अपनी माँ को, सासू माँ को छोड़ आए। हम्म, अब उसके बाद उसका जब वीडियो वायरल हुआ, हम्म, और वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, हमारे तुषार शर्मा जी के मित्र हैं, अमन हम्म, कबीर, हम्म, उन्हें उस, जब वो महिला मिली, उस महिला का नाम है इंद्रावती, तो उसको मणिकर्णिका घाट पर घूम रही थी, तो खैर सफाई कर्मी ले गए, अस्पताल में भर्ती कराया, फिर उसके बाद वो लोग आए, कुछ पता आत्मग्लानि हुई हो, जो हुआ हो, खैर। नहीं, वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हाँ तो इस तरह से एक वृद्ध महिला जो है हम्म, उसकी हालत खराब हो गई है, घाट पर कोई छोड़ गया उसको लावारिस हम्म, हालत में। उसकी हालत बड़ी चिंताजनक है, और फिर उसका कुछ अमन जो है हम्म, उसको ले आए कबीर चौराहा हॉस्पिटल, वहाँ भर्ती कराया उसको। जी और उसके बाद ये जब वीडियो चलने लगा तो इन लोगों को वो की निगाह से गुजरा, जी, बेटे बहू की। हाँ, तो आदर्श उनको, सिंह नाम है बेटे का। हाँ, तो उनको लगा कि ये तो बड़ा वो बदनामी हो जाएगी। हम्म, तो ये फौरन भाग के गए वहाँ पर और माफ़ी वाफ़ी मांगी और कहा कि डॉक्टर से कि भाई लोगों से गलती हुई थी। लेकिन तर्क उन्होंने क्या दिया, हम्म, छोड़ा क्यों उन्होंने? हाँ जब हाँ डॉक्टर ने पूछा कि आप लोगों ने ऐसी हरकत क्यों की, हाँ तो कहने लगे कि वो माता जी कहती थी हमको किसी घाट पर या कहीं ऐसी जगह पहुंचा दो जहाँ हमें शांति मिले, हाँ, तो हम लोग इसीलिए छोड़ गए थे। तो डॉक्टरों ने बहुत डांटा लेकिन फटकारा उनको। डॉक्टरों ने कहा कि देखो ये सब बहानेबाजी वाली बातें बंद करो, और हाँ माँ को ले जाओ, सेवा करो और अंडरटेकिंग लिख करके दो, अगर हाँ, कुछ हुआ आगे तो फिर तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोचिए तो ये बहरहाल जमाना आ गया है, हम वृद्ध सनातन की महिला बात को, करते हाँ। हैं, हम कहते हैं हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जय श्री राम, और पता नहीं क्या क्या देश में चल रहा है। अरे यार, एक दिन हम आप भी बुजुर्ग होंगे, अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ऐसा तो ना करो भैया। सर एक बड़ा पुराना मामला है, हम इसलिए निकाल के लाए, लोग भूल गए हैं मामला। हम्म, एक थल सेना अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे यहाँ, जनरल नरवणे नरवणे, साहब। हम्म, उन्होंने किताब लिखी थी, हम्म, सेना पे ही लिखी थी, हम्म, और 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए थे, और हम्म, उनकी किताब का नाम था फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। हम्म, अब वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उसकी समीक्षा की, उससे कुछ पार्ट भी अखबारों में आए, उसमें अग्निवीर के बारे में कुछ चीजें थी, कुछ राजनाथ सिंह जी से हुई बातचीत, 31 अगस्त 2020 को जो बातचीत हुई थी उसका अंश था। फिर उसको केंद्र सरकार ने दबा दिया, उसमें कई पोल पत्ती खुल जाती सर। अब वो लोग भूल गए, नरवणे साहब कहाँ है ये भी लोग भूल गए, क्या कहेंगे सर, ये मामला बहुत गंभीर मामला है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, ये वो, अगर वो किताब आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा देखिए आंधी होता तूफान क्या है मैं आएगा। आपको बताऊं। जी। इस तरह की जो बहुत ही मतलब सेंसिटिव पोस्ट होती है, हम्म, मतलब जहाँ गोपनीयता हर कदम पर, और जी। गोपनीयता ही नहीं बल्कि लोगों से मिलना जुलना तक बहुत ही सोच समझ करके होता जी। है, डिफेंस में हम्म, और आपके किसी भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में। हम्म, तो वहाँ के लोग वैज्ञानिक या इस तरीके के जो प्रमुख होते हैं ऐसी संस्थाओं के, हम्म, तो वो आप कुछ कुंठा या कुछ उससे जो परेशान होते हैं गवर्नमेंट के दबाव से, जी। तो बरह रास्त वो प्रत्यक्ष रूप से ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते ना कह सकते। जी। कहें तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए और सरकार उनको बागी बना के पता नहीं किस इल्ज़ाम में कहाँ हम्म, ठीक कर दे। हम्म, तो होता क्या है कि वो सारा जो दर्द और तकलीफ होती है, हम्म, तो आदमी सोचता है कि इस पर हम किताब लिखें। हम्म। हर आदमी, हाँ हर यही करता हर है। ऐसा विद्वान जो परेशान हुआ है उसने मजबूर होकर संकेत की भाषा में किताब लिखी, सीधे न लिख करके। इसमें शायद उन्होंने कुछ अंश डाल दिए रक्षा मंत्री से बातचीत के, और अग्निवीर कैसे अग्निवीर आया। का कैसे आया क्या आया हम्म, उसमें का, और कुछ खामियों पर भी उन्होंने हम्म, जिक्र किया है, तो जो उस पर उनको रोका गया कि इस किताब को अभी रिलीज ना करिए आप, इसका जो है अनावरण अभी नहीं होगा, रोक दिया गया अब ऐसे ही एक मामला, ये मामला मैं क्यों आज लेके आया, एक हमारे रा के पूर्व चीफ हुआ करते थे, उसके बाद वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की टीम में भी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर एक ठिकरा फोड़ा है कि 370 हटाने में फारूक अब्दुल्ला साहब का योगदान था। उनकी मोदी जी से मुलाकात हुई थी उमर अब्दुल्ला के साथ। है। अब इस पे फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत बिफरे हुए हैं, कह रहे हैं गलत है ये बात, इसलिए मैं मुद्दा लाया कि रा के चीफ का, पूर्व चीफ का तो आप किताब जारी कर देते हैं, इसमें वो फारूक अब्दुल्ला को लपेट रहे हैं, लेकिन नरवणे साहब का नहीं करते। खैर, बांग्लादेश हमारा छोटा भाई है, इंदिरा गांधी उनको अटल जी ने दुर्गा कहा था, शक्ति, और बांग्लादेश की स्थिति आज जो है वो
किसी से छुपी भारत नहीं ही है। ने उसको बच्चे को बड़ा बर्बाद किया, बड़ा खड़ा गया, आज किया। मोदी जी ने बर्बाद। खैर मोदी जी की विदेश नीति भगवान जाने। आज हमारे किसी से अच्छे पड़ोसियों से संबंध नहीं। जब 2014 मोदी जी आए थे तो कहे थे हमारे नेबर जो है वो फर्स्ट, जो हमारे पड़ोसी फर्स्ट। आज नेपाल से हमारी ऐसी तैसी हो चुकी है। मालदीव जो सबसे ज्यादा भारत की सेना वही रहती थी, जिस दिन मुज्जू आए उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि तुरंत भारत की सेना चली जाए। बांग्लादेश से हमारी स्थिति बहुत ही खराब है, शेख हसीना हमारे यहाँ बैठी हैं। तो बांग्लादेश पर ट्रांसशिपमेंट की सुविधा भारत ने अचानक बंद कर दी थी। अब इनके यहाँ को लहसुन प्याज ना खाने वाली हमारी वित्त मंत्री हैं, ऐसे ऐसे लोग इनके यहाँ हैं। खैर वो छोड़िए। अब बांग्लादेश ने सर उसके जवाब में क्या किया, यार्न यानी जो धागा होता है उसका आयात बंद कर दिया है भारत से। और उसका अपना बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि बांग्लादेश 2024 में भारत से 95% यार्न यानी धागा आयात करता था और कुल 12.5 लाख मीट्रिक टन यार्न आयात किया था, जो 2023 के मुकाबले 31.5% ज्यादा था। अब इससे तो हमारी सर अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। क्या कहेंगे ये लोग, क्या कौन सी विदेश नीति लेके चल रहे हैं मोदी जी? अब देखिए, ये इस वक्त जो है वो बांग्लादेश की मौजूदा जो व्यवस्था है, जो कारगुजार मतलब मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस साहब चला रहे हैं, और वो भी लगता है कि किसी भी ऐसी ताकत की कठपुतली बने हुए हैं जो उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। नहीं, उनकी तो कोई खुला है, वो ताकत नहीं। अमेरिका के हैं। अमेरिका, अमेरिका ने ही उनको क्योंकि बनाया पहले है। वो चीन, बांग्लादेश जो था चीन से बहुत वो हाथ बढ़ा रहा था मिलाने का, आजकल पाकिस्तान उनका नियर तो लिया। हाँ, तो वो अब ये वो सब वही उसके भीतर जो है विदेशी ताकत है, और उन्होंने उसी के उस पर जो है भारत के साथ, चूंकि शेख हसीना इंडिया में शरण लिए हुए हैं। और उन पे कई लुकआउट नोटिस जारी हो हाँ चुका है शेख हाँ। हसीना पे। तो अब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात तो करो कि जो भारत को लगे कि हम भी तुमसे जो है बड़े दो ये दो शर्म हाथ की कर बात है सकते कि हैं। हमारा छोटा भाई जिसको हमने पैदा किया और वो हमसे आंख आंख दिखा रहा है। मोदी जी का 56 इंच का सीना पता नहीं कहाँ चला जाता है, फुस हो जाता है। उनको वक्त बिल याद रहता है कि वो मुसलमान पंचर जोड़ रहे हैं, बांग्लादेश ऐसी तैसी कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ सर, वो जो दामाद थे जिनके हाँ साथ वो सासू अम्मा चली गई थी हाँ हाँ अलीगढ़ वाली हाँ सपना, अब वो वापस आ गई हैं। जी, अच्छा पता चला अच्छा। है, पुलिस थाने भी गई थी। हम्म। क्या कहेंगे आप? अब उसमें पता ये चला है कि बड़ी बदनामी इन लोगों की, इन लोगों को पता नहीं था। ये लोग हम्म समझे कि हम लोग भाग लिए हैं, हम्म मामला दब गया होगा, हम लोग आराम से रहेंगे हम्म। मियाँ बीवी बन के। 6 अप्रैल को भागी थी। हाँ, जी। लेकिन इन लोगों ने जब अपना मोबाइल ऑन किया, उस पर सोशल मीडिया का देखा, तो ये देखा कि सास दामाद सास दामाद सास दामाद का एपिसोड चल रहा है। जी। कि वो राहुल लेके भाग गया, सपना को लेके भाग गया, वो राहुल नाम था, क्या नाम था उस राहुल लड़के ही था। का? हाँ, राहुल ही था। लेके भागा आया था और लड़की की अपना विवाह करने के लिए, और सास को लेके भाग गया। अब इन लोगों ने एक नया शुगुफा ये छेड़ा कि इन लोगों ने फौरन वहां से, जहाँ ये पनाह आए लिए थाने। हुए थे, हाँ ये आए अलीगढ़ लौट करके। हाँ अलीगढ़ में डायरेक्ट ये लोग थाने पहुंचे, और थाने पहुंच करके इन्होंने अपनी बात बताई कि इसके पीछे कहानी क्या है। हाँ। क्या है सर? तो उसने ये बताया कि वो रोने लगी हाँ। पुलिस के सामने, सपना, जी। कि क्यों हुआ ऐसा। तो पुलिस ने पूछा क्यों हुआ, तो कहा कि साहब ऐसा था कि हमारे पति शराब पी के आते थे, हाँ क्या नाम है, जितेंद्र जितेंद्र, जितेंद्र। जितेंद्र, हाँ जी। जितेंद्र, शराब पी हम्म, के आते थे और मारते बहुत थे हमको, और हम बहुत तंग आ चुके थे। और जब वो ये इससे दामाद का वो रिश्ते की बात होने लगी, हाँ तो भी उसने संदेह हमसे किया हाँ और कहा कि तू इसी के साथ भाग जा। हाँ। ये लोग बरेली और मुजफ्फरनगर घूम हाँ, घाम के आए, तू इसी के मुजफ्फरपुर। साथ अब भाग जा, जी। जा तू। तो हम्म, कहने लगे, इतना ताना मारने लगा, तो मुझे भी लगा कि इस आदमी को छोड़ करके कम से कम अपनी एक अच्छी जिंदगी किसी के साथ गुजारे, तो हम इसलिए इसके साथ भाग हाँ गए। उसको पुलिस। और अब हम लोग इसी आपस में मिलके ही रहेंगे। अच्छा। उसने, हाँ उसने ये रहेंगे कहा, हाँ इसी उसने साथ। कह दिया कि अब हम इसी के, राहुल के ही साथ रहेंगे, बहुत सही। पति के साथ नहीं रहेंगे। गजब। और उसने बताया कि हम लोग लौटे सिर्फ इसी लोक लाज की वजह से, कि समाज में और रिश्तेदारों के बीच हमारा एक गलत वो हो रहा, तो हम खुद चल के बता दें। हाँ पुलिस फिलहाल हाँ, तो बहरहाल गिरफ्तार कर लिया है। सपना को अब शर्म आई है, जो थाने आकर के रो रो के बता रही अब हैं। इसमें लोग नया नया कमेंट कर रहे हैं, ये तो बॉलीवुड फिल्म का प्लांट है, अब अब देखना जाहिर ये है है कि कि इस लव स्टोरी का अगला ट्विस्ट क्या होगा। ऐसा ऐसा भाई, लोग लिख रहे आप तुम लौट भी आई हो तो भी तो तुमको लोग अच्छी निगाह से थोड़ी देखेंगे, हैं। तब भी वही बात होगी तो ये कि 2 साल पहले सीमा हैदर वाला मामला हुआ हाँ था, पाकिस्तान से आई थी। हाँ। अब ये नया कांड हो गया, लोगों को कुछ ना कुछ मसाला ये मिल जाता चलिए, है। इसमें एक ये चीज है करमवीर जी जी। की, लड़की की इसकी शादी नहीं हुई थी, बाकायदा दामाद बन नहीं पाया था। अब 16 तारीख दाम, को होनी थी सी। दामाद होने जा रहा था, हम्म
दामाद शुक्र बन नहीं मनाइए, पाया। दामाद बन के तब भागता तो और ज्यादा हाँ, तब खराब माँ और स्थिति बेटे होती। क्या वो होने लगता। अरे बड़ी स्थिति लेकिन खराब ये है होती। कि अभी ये गुंजाइश है कि समाज में लोग को ये कह सकते हैं कि क्या कहा जाए, दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव था, जी। हो गया ये। बहरहाल ये समाज इसको तो इजाजत नहीं देता। आज के लिए इतना ही। आपके कोई सुझाव हो तो जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।